तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। हम लोग दोस्तों एक फोर्स को पढ़ने वाले हैं और काफ़ी मज़े से पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम लोग फोर्स को पढ़ने वाले हैं, फोर्स को तो अभी तक हम लोग फोर्सेज ही तो पढ़ रहे थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने क्या पढ़ा? फोर्सेज को ही पढ़ा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और नकली स्यूडो फोर्स जो कि नकली फोर्स था। तो अभी तक हम लोग फोर्सेज को ही पढ़ते आए हैं। एक और नया और बेहतरीन फोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। अब कुछ लोग इसे एक अलग टॉपिक की तरह पढ़ाते हैं, मतलब एक अलग सेपरेट चैप्टर की तरह पढ़ाते हैं। उसका कारण भी है, उसका रीज़न भी है कि कुछ लोग इसे एक अलग चैप्टर की तरह पढ़ाते हैं, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत कि इसके लिए पूरा एक चैप्टर बनाना पड़ता है। मतलब ये फोर्स यार काफ़ी बेहतरीन है। जिस तरह अभी हम लोगों ने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा, वो तो सिंपल सा फोर्स था। हमेशा क्या लगता था? पुशिंग नेचर का फोर्स था नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, टूवर्ड्स द बॉडी लगता था। टेंशन फोर्स पुलिंग नेचर का फोर्स था, अलॉन्ग द बॉडी लगता था। स्प्रिंग फोर्स एक रिस्टोरिंग फोर्स था, जिसके कंप्रेशन और एलोंगेशन पर जिसकी वैल्यू निर्भर करती थी। ये स्प्रिंग फोर्स भी काफी अच्छा फोर्स था। स्यूडो फोर्स जो कि नकली फोर्स था, बस हम लोगों ने समझा, इसका थ्योरी समझा। अब आया हम लोगों के पास एक फोर्स जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। ये किस तरह से काम करता है, इसका वैल्यू किस प्रकार से डिफाइन करना है, ये अपने आप में एक चैप्टर की तरह इसको ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि ये है लायक, ये डिजर्व करता है एक चैप्टर बनना, ये फोर्स। वैसे तो कुछ लोग स्प्रिंग फोर्स को भी अलग चैप्टर बना ही देते हैं, लेकिन नहीं बनाते, मतलब बना ही देते। कुछ को मैंने देखा है कि वो स्प्रिंग फोर्स को भी कहते हैं देखो भाई ये रहा टॉपिक, ये रहा चैप्टर स्प्रिंग फोर्स, लेकिन स्प्रिंग फोर्स डिजर्व नहीं करता है चैप्टर बनना, फ्रिक्शन फोर्स डिजर्व करता है चैप्टर बनना। तो ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स को। अच्छा, अब हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे मेरी थ्योरी क्या है पढ़ाने की और किस प्रकार से ह्यूमन माइंड समझता है, मैं ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मजा आएगा दोस्तों, समझने की कोशिश करना। तो मैं एक स्टेटमेंट सबसे पहले देता हूँ कि हम लोग यार कुछ भी नया नहीं सीखते, हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात को, हम लोग कुछ भी नया नहीं सीखते, हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं। अब मैं इस बात को समझाता हूँ। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे तो ऊपर से सारी बातें निकल गई। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी क्लास में बैठ जाएं तो आप सारी बातें आपके ऊपर से निकलेगी। मतलब अगर चैप्टर रिप्रोडक्शन नहीं है तो हाँ, मतलब आपको नहीं चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को कैच करने की, तभी आपके ऊपर से सारी चीज़ें जा रही होती हैं। तो हमेशा सीखने का प्रयास होना चाहिए कि जब भी आप कुछ नया सीखने जाएं तो हमेशा अपनी जो आपके पास पहले से जो इन्फॉर्मेशन है उस पर विश्वास करें और उसी पर चीज़ों को कोड करें, उसी को मॉडिफाई करने की कोशिश करें, तो आप आसानी से नई चीज़ों को सीख पाएंगे। और वही मेरी थ्योरी है, जब भी मैं कुछ भी नया समझाने जाता हूं तो मैं ऐसा एहसास ही नहीं होने देता हूं कि आपके लिए वो नई है। मैं आपको जो पता है उसी पर इंफॉर्मेशन को कोड करने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरी थ्योरी रहने वाली कि अभी मैं आपको इमेजिनेशन कराऊंगा, जो आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं तो देखी होगी, विजुलाइज करी होगी, क्योंकि फिजिक्स है, अपने आसपास होती रहती है। वहीं से मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं फ्रिक्शन फोर्स जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ये तो आपको पहले से ही पता है। जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये तो आप पहले से ही जानते हैं, बस मैं थोड़ा इसको रिफाइन कर दूंगा, बस अरेंज कर दूंगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसमें कोड कर दूंगा। यही तो काम करने वाले हम लोग। सबसे पहले विजुलाइज करेंगे, उसके बाद उस विजुलाइजेशन को अरेंज करेंगे, फिर उसको मैथमेटिक्स में कोड करेंगे, और जो कोड करके हमें इक्वेशंस या जो भी फॉर्मूले निकल के आएंगे उन्हें हम लोग अपने फॉर्मूले में, अपने प्रॉब्लम जो हमारे सामने आएंगे उन्हें हम लोग यूज़ करेंगे। सिंपल सी तरह। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा जो शुरुआत आप करें कुछ भी नया सीखने की, सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन पर विश्वास करें और कोशिश करें कि जो भी आप विजुलाइज करें, जैसे कि अभी मैं फ्रिक्शन फोर्स पढ़ाने वाला हूँ, फ्रिक्शन फोर्स में जो भी मैं इनिशियली आपको विजुलाइज करने के लिए कहूँगा उसे आप करिएगा और उसी पर सारी मैथमेटिक्स कोड करिएगा। मैं आपको करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि अभी मैं आपको, वैसे मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि कैसे समझने, आप अपने वापस आते हैं फिजिक्स पर, फ्रिक्शन फोर्स को समझते हैं, और मैं तरीका मैंने बताया कि मैं आपको कैसे समझाऊंगा। सबसे पहले मैं विजुलाइज कराऊंगा, फिर उसी विजुलाइजेशन को मैं मैथमेटिक्स में कोड करूंगा, जिससे अब जो मैथमेटिक्स में कोड करेंगे यानी कि हमें कुछ इक्वेशंस मिलेंगी और उन्हीं इक्वेशंस को हम लोग यूज़ करेंगे अपने फंडामेंटल में, अपने प्रॉब्लम्स में। तो सबसे पहले विजुलाइजेशन कि वास्तव में ये चीज़ है क्या। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस चीज़ को समझाने के लिए, इसको विजुलाइज करने के लिए पहले मैंने एक अलमीरा वाला एग्जाम्पल सोच रखा था कि मैंने ये बताऊँगा। लेकिन कल मैं यार घूमने गया शाम को ग्राउंड में, मेरे घर के नज़दीक एक ग्राउंड है जहाँ पर आर्मी के कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे नहीं कह सकते, मतलब सोल्जर, भविष्य के सोल्जर हैं, वो आर्मी की तैयारी करने के लिए यहाँ पर दौड़ लगाने आते हैं और उनके पास बहुत सारे प्रॉप्स हैं जिनकी वजह से वो एक्सरसाइज करते हैं। तो कल मैं घूमने गया तो मेरे सामने एक लड़का टायर में रस्सी बांध के कंधे पर
ऐसे करके वो उसको दौड़ रहा था, मतलब अपना स्टैमिना बढ़ाने की जो भी करने, जो भी उसका उद्देश्य हो एक्सरसाइज का, टायर को ऐसे बांध के उसको टायर को खींचे जा रहा था। जैसा आपने भाग मिल्खा भाग और बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा देखा हुआ आपने कि टायर बांध कर खींचते हैं, तो ऐसा ही मेरे यहाँ भी लड़के करते हैं जो धावक हैं, जो भावी फौजी हैं, हाँ आर्मी सोल्जर हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। तो मैं घूम रहा था, मेरे सामने एक लड़का ऐसे ही खींचते हुए जा रहा था, उसी टायर को खींचते हुए अपने ऐसे कंधे पर लगाए उसी टायर को खींचते हुए जा रहा था, और उसका एक दोस्त आया, और रियल स्टोरी है, मैं बनाया नहीं बिल्कुल भी, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है कि उसका एक दोस्त आया और टायर पर बैठ गया। अब उसका दोस्त टायर पर बैठ गया, अब उससे खींचे ना, जो लड़का ऐसे कंधे पर रख के खींचे जा रहा था, अब उससे खींच नहीं रहा था क्योंकि टायर भारी हो चुका था। टायर पर एक दूसरा लड़का उसका मित्र आके बैठ गया था। तो अब और उसके दोस्त आ गए, क्योंकि बहुत यहाँ पर कम से कम शाम टाइम लगभग 50 से 60 बच्चे आ जाते हैं जब रैली का टाइम होता है। अभी तो खैर नहीं है, लेकिन तब भी 20-25 लड़के हो जाते हैं। तो वो टायर पर बैठा था, अब उससे खींच नहीं रहा था, तो उसने और दोस्तों को अपने बुलाया कि भाई साहब आ यार थोड़ी मदद करके इसको खींच के दिखाते हैं। तो फिर एक और लड़के लगे, 2-4 लड़के लगे, 5 लड़के लगे, तब कहीं उस टायर को खींच पाए। ये मैंने देखा। अच्छा, अब जो मैंने देखा है वो आपको थोड़ा यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। ये टायर है, वही सीन जो मैंने कल ऑब्जर्व किया, जो कल मैंने देखा अपनी आंखों से, जो रियल है बिल्कुल। मैंने एक पॉइंट नहीं बढ़ाया भाई, जो देखा वही मैं बता रहा हूँ, उसी समझाऊंगा पूरी आपको मैं, पूरा फ्रिक्शन फोर्स। देखो टायर था, टायर पर एक रस्सी बंधी थी, ऐसा एक रस्सी बंधी थी, ठीक है, ओके, एक रस्सी बंधी थी, मतलब 2 रस्सी बंधी थी कंधे पर ऐसे। ये तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही रस्सी दिखाऊंगा। काम चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलना चाहिए काम, ठीक। अब जिस सीधी सी बात है, ये रेसिंग ट्रैक पर अपना ये टायर रखा है, रेसिंग ट्रैक पर अपना टायर रखा है, ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना तो आप इमेजिन करिएगा कि एक लड़का ऐसे खड़ा है, टायर रखा है, और रेसिंग ट्रैक को पहले इमेजिन करिएगा, फिर रेसिंग ट्रैक पर आप टायर को रखिएगा, टायर एक रस्सी से बंधा है, उस पर एक लड़का खींच रहा है, ऐसा इमेजिन करिएगा। अब क्या हुआ कि मैं दिखा देता हूँ, लड़के को मैं 1 नंबर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, 1, क्योंकि और भी लड़के मैं ऐड करने वाला हूँ इसलिए। तो यहाँ पर मैं एक लड़के को बैठा भी देता हूँ, तो लो भाई, एक लड़का टायर पर बैठ गया। ये सीन है, टायर पर लड़का बैठ गया और 1 नंबर का लड़का ताकत लगा रहा है और इससे ये नहीं खिंच रहा था। फिर एक और लड़के ने मदद करना स्टार्ट करा, दूसरे लड़के ने, तब भी ये नहीं खिंचा। तीसरे लड़के ने मदद करना स्टार्ट करा, तब भी ये नहीं खिंचा। चौथे लड़के ने मदद करना स्टार्ट करा, तब भी नहीं खिंचा। जब 5वां लड़का आ गया, तुरंत ये टायर खींचने लगा। ये मैंने देखा, जो मैंने यहां पर लिख दिया, तुरंत टायर मूव करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इतना विजुलाइज किया आपने, समझ में आएगी जो भी मैंने आपको कहा। क्या आपने ये अपने दिमाग को खाली करके, अपने दिमाग को जगह बनाकर ये चीज विजुलाइज करी मेरे साथ? क्या आपने ये सोचा कि एक टायर है, टायर को खींच रहा है, एक लड़का टायर पर बैठा है, टायर रेसिंग ट्रैक पर रखा है, ये सब सारी चीजें विजुलाइज करी आपने? करनी चाहिए होती, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी जो भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, जो सीखा उसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैथमेटिक्स में कोड करते हैं अपनी इस पूरी इंफॉर्मेशन को। मान लीजिए कि हर लड़का 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ज्यादा लगा सकता है, मान लेते हैं 10 न्यूटन। मान लीजिए इसने लगाया, 1 नंबर ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 नंबर ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये रेस्ट पर था, रेस्ट पर ही है। टायर आपका रेस्ट पर था, रेस्ट पर ही था, रेस्ट पर ही है। अब हमें दिख रहा है कि टायर पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और टायर है वो रेस्ट पर है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कितनी भी बड़ी बॉडी हो, अगर उसके ऊपर नेट फोर्स 1 न्यूटन भी लग रहा है तो वो मूव तो करेगा ही। फिर से सुनिएगा मेरा स्टेटमेंट, मैंने बड़ा खास स्टेटमेंट ये था कि बॉडी चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे अर्थ ही क्यों ना हो, चाहे अर्थ कितना भारी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर 1 न्यूटन का नेट फोर्स भी लग रहा है तो वो मूव तो करेगा। अब मूवमेंट उसको आप करोड़ों सालों में दिखाई दे, थोड़ा 1 इंच भी खिसके वो अलग बात है, लेकिन अगर नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के पास है तो वो मूव तो करेगा। तो उसमें मूवमेंट तो होगा। मूवमेंट वो कितना छोटा है कितना बड़ा है ये समय पर निर्भर करेगा, लेकिन मूव तो करेगा। अब मैंने देखा कि यार, मैंने देखा टायर पर एक लड़का रस्सी लगा के खींच रहा है, उससे नहीं खींच रहा है, ये रेस्ट पर है, ये तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, फिर भी ये रेस्ट पर है। तो इस टायर पर एक और कौन फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे ये बैलेंस हो जा रहा है, इससे नेट फोर्स इसमें 0 हो रहा है, तभी तो ये रेस्ट पर है। तो मैंने देखा ये किसी से कांटेक्ट में, सिर्फ सरफेस से कांटेक्ट पर है, तो यानी कि सरफेस कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी।
जी हाँ दोस्तों, सरफेस ही फोर्स लगा रही थी, क्योंकि टायर सिर्फ सरफेस से कांटेक्ट पर था। ये तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एक नंबर का लड़का, उससे नहीं खिंच रहा है, यानी कि सरफेस एक फोर्स लगा रही है। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का 10 न्यूटन का सरफेस भी फोर्स लगा रही है। अच्छा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जो सरफेस ने फोर्स लगाया इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। अब क्या हुआ, सीन क्या हुआ कि दूसरे नंबर का लड़का आया, एक और लड़का आया, दो लड़के आ गए। अब दो लड़के खींच रहे हैं टायर को, अब उन पे भी नहीं खींच रहा है। अब दो लड़के खींच रहे हैं, यानी कि इसके ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा। टोटल कितना फोर्स हो गया? टोटल कितना फोर्स हो गया? 20 न्यूटन। टोटल 20 न्यूटन टायर पर फोर्स लगाया जा रहा है। टायर अभी भी नहीं खींच रहा है, टायर रेस्ट पर अभी भी है, यानी कि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स अगर जीरो है तो यानी कि इस साइड भी 20 न्यूटन ही फोर्स लग रहा होगा। तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई वो 20 न्यूटन हो गई। देखते जाना, समझते जाना भाई साहब, गेम समझते जाना कि अभी लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन, अब लगने लगा 20 न्यूटन। अब एक तीसरा लड़का आया, उसने भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, उसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब टोटल कितना न्यूटन हो गया? 30 न्यूटन हो गया। अभी भी टायर नहीं हिला, अभी भी रेस्ट पर है, जैसा मैंने देखा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 3 लड़के खींच रहे थे, वो टायर नहीं हिल रहा था, रेस्ट पर था, यानी कि नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब फ्रिक्शन ने भी 30 न्यूटन का ही फोर्स लगाया। फ्रिक्शन ने भी 30 न्यूटन का फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स जीरो, तभी तो रुका है, जैसा कि मैंने देखा था। अब चौथा लड़का आया, चौथा लड़का मैंने कहां लिखा? यहां लिख देते हैं, ठीक है। चौथा लड़का है, उसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब 4 लड़के उस टायर को खींच रहे थे, टायर अभी भी नहीं हिला, यानी कि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है टायर पर इस साइड, टायर हिल नहीं रहा, यानी कि नेट फोर्स अभी भी जीरो, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स ने अब 40 न्यूटन का फोर्स कर दिया है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई है? अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन हो गई है। अच्छा जी, ओके। जैसे ही पांचवा लड़का आया, पांचवें लड़के ने अपना फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तुरंत ये जो टायर है मूव करना स्टार्ट हो गया। और उस समय क्या था कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अब कांस्टेंट हो चुकी थी। टायर मूव करना स्टार्ट हो गया, मतलब कि फ्रिक्शन ने कहा अब मेरी दम नहीं, अब मैं टायर को रेस्ट पर नहीं रख सकता। क्योंकि अगर टायर, जैसा कि मैंने देखा कि जैसे ही पांचवा लड़का ने ताकत लगाना स्टार्ट करा, तुरंत टायर मूव करना स्टार्ट हो गया। मैंने देखा कि यार टायर मूव करना स्टार्ट हो गया, यानी कि नेट फोर्स इसके ऊपर नेट फोर्स आ गया है। अब नेट फोर्स कितना आया था? क्योंकि नेट फोर्स इसलिए आया क्योंकि फ्रिक्शन ने बैलेंस नहीं कर पाया। फ्रिक्शन की वैल्यू अब स्थिर हो गई, एक लिमिट तक ही फ्रिक्शन काम करता है, तो उस लिमिट तक वो पहुंच चुका था। अब वो टायर आपका खिसकने लगा था, और उस समय क्या हो गई थी? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रही थी, 40 न्यूटन ही रही थी, और टायर खिसकता चला गया था। अब कितने भी लड़के लगा दो, 6-7 लड़के जितने भी लगा दो, अब स्पीड अप होती जाए, जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नेट फोर्स बढ़ता जाएगा, और टायर है ज़्यादा तेजी भागता चला जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है कि एक गाड़ी को, एक बहुत भारी चीज़ को 2 लड़के खींचे चले जा रहे हैं, उसी गाड़ी को 5 लोग खींचेंगे तो तेजी से खींचती चली जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा। सिंपल फिजिक्स। अच्छा, तो आपने जो मैंने ऑब्जर्व कराया कि आपने ये समझा, आपने टायर वाली कहानी समझी। अब आप ये देखिएगा, अब भूल जाइए कितने लड़के लगे, अब इस पर बात करते हैं, सिर्फ इस पर, फ्रिक्शन फोर्स पर। अब इसको इमेजिन करते, देखो हुआ क्या। एक लड़के ने टायर खींचा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। 2 लड़के आए, 20 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन। 3 लड़के आए, 30 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन। 4 लड़के आए, 40 न्यूटन। हुआ क्या? आप इस फोर्स की प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये फोर्स एडजस्ट कर रहा है। अब एक लड़के ने कहा यार मेरे हाथ में दर्द हो गया, मैं हट गया। अब 3 लड़के थे, 2 ही लड़के रह गए, तुरंत 20 न्यूटन का फोर्स हो गया, तुरंत फ्रिक्शन फोर्स भी 20 न्यूटन का हो गया। तीनों ने रस्सी छोड़ दिया, यार मुझे नहीं खींचना। तीनों ने क्या किया? ऐसा हुआ नहीं था, मैं बना रहा हूं कि तीनों ने रस्सी खींच दिया, मुझे नहीं खींचना। अगर टायर पर एक भी न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कर क्या रहा है? एडजस्ट कर रहा है। अगर वहां पर 4 लड़के खींचना स्टार्ट कर रहे हैं टायर को, यानी 40 न्यूटन का फोर्स, अब फ्रिक्शन भी 40 का हो जा रहा है, और रेस्ट पर रहा है, अपना रेस्ट पर टायर है, और तो रस्सी छोड़ दे रहे हैं, तुरंत अपना फ्रिक्शन जीरो हो जा रहा है। प्रॉपर्टी देख रहे, गुण देख रहे भाई साहब, ये है फ्रिक्शन फोर्स का जादू। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कि एडजस्ट कर रहा है, एडजस्टिंग फोर्स है। ये बात समझे। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। जैसे 5वां लड़का आया,
फ्रिक्शन फोर्स में दम थोड़ी दी, वैसा इससे ज़्यादा मैं फोर्स नहीं लगा सकता, अब तुम निकल जाओ, अब तुम निकल ही जाओ, अब तुम स्लिप कर ही जाओ। ट्रैक कहेगा, ट्रैक ही भी तो स्लिप करा यार, अब मुझसे नहीं लगाया जा रहा फोर्स, अब तुम स्लिप हो जाओ, 5वां लड़का जहाँ आया। तो क्या हुआ, अब फ्रिक्शन फोर्स ने कांस्टेंट वैल्यू कर दी, इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। इससे पहले क्या कर रही थी, एडजस्ट कर रही थी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये समझ लिया, ये जो मैंने कहानी समझाई है, ये समझ ली, फ्रिक्शन फोर्स का पूरा थ्योरी आपको आ गया, आप कभी नहीं फंसेंगे। बस सिंपल सी ऑब्जर्वेशन, टायर वाली जो मैंने कहानी अपनी ग्राउंड की बताई है, यही याद रख लेना, फ्रिक्शन फोर्स में कभी नहीं फंसोगे। कि फ्रिक्शन फोर्स एक एडजस्टिंग फोर्स है, कि जितना तुम लगाओगे, अगर रेस्ट पर है, जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना ही सरफेस भी फोर्स लगाएगी, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू उतनी ही होगी अलोंग, अगर उसी डायरेक्शन में अगर हम बात करें, मतलब मोटा मोटा मैं बात कर रहा हूँ भाई, बाद में एंगल पर जाएंगे ना, कोई भैया एंगल की बात नहीं करी, अभी करूंगा, सब करूंगा, लेकिन अब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एडजस्ट करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एडजस्ट करता है। लेकिन अगर स्लिपिंग हो रही है, अगर टायर है रेसिंग ट्रैक पर स्लिप कर रहा है, तब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तब वो एडजस्ट नहीं करता है। जब स्लिपिंग हो रही है तब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जब रेस्ट पर रहता है तब फोर्स पर निर्भर करती है, फोर्स के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है फ्रिक्शन अपने आप को, फ्रिक्शन की वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज द होल थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब बस करना क्या, ये तो हो गया विजुअलाइजेशन और थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स हम लोगों ने समझा, अब इसे कोड करना है मैथमेटिक्स में, हम है ना, चलो साथ में करते हैं। मान लीजिए कि जो अभी मैंने पिछली कहानी बताई, अब थोड़ा उसमें भी आ जाते हैं, जैसा हम लोग जिस सूरत में हमें सवाल दिखाई देते हैं उन पर बात कर लेते हैं। जैसे इस प्रकार के आपको सवाल दिखाई देते हैं, मान लीजिए नीचे सरफेस है, ये रफ सरफेस है, क्या है, रफ सरफेस है। अब यहाँ पर लग रहा है एक फोर्स F, ठीक है, फोर्स मान लेते हैं वेरिएबल है, समय के साथ बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आप, सीधी बात, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे, अभी चर्चा करते हैं, तुरंत फ्रिक्शन की वैल्यू, यहाँ पर जो रफ सरफेस है इसके कारण इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जैसे हम लोगों ने कहा है। जैसे जैसे हम लोग फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे 10 kg ब्लॉक के ऊपर, तुरंत हमारी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम इस फोर्स को अगर 0 कर दें तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसको हम लोग अगर 10 न्यूटन कर दें तो इसकी भी 10 न्यूटन हो जाएगी। अगर ये रेस्ट पर है, मान के चलते ये रेस्ट पर, तब ठीक है, तब अच्छा, तो आपको इतना समझ में आ गया कि इधर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी सरफेस के द्वारा लगता है, जिसके कारण ब्लॉक मूव नहीं करता है, क्योंकि वही नेट फोर्स को 0 करता है। अगर ये स्मूथ होती है, अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ मोशन में स्मूथ सरफेस वाले सवाल करते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि सरफेस के बीच में कोई रफनेस होती थी तो हमारा फ्रिक्शन लगता ही नहीं था, आराम से खेल करते थे, हम लोग खेलते थे। अच्छा, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ग्राफ की मदद से कुछ समझना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लगाया हुआ फोर्स है, मैंने इस लाइन में लग दिया एक्स एक्सिस में, और जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो उन्होंने वाई एक्सिस में दिखा दी। अब क्या होगा कि जैसे जैसे अभी आपने इमेजिन करा था कि टायर वाली कहानी में जैसे लड़के की संख्या बढ़ रही है, यानी कि फोर्स जैसे जब जितना फोर्स लगाया जा रहा है उतना ही सरफेस भी फोर्स लगा रही है, यानी कि एफ की वैल्यू और फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू कुछ समय के लिए क्या रहती है, सेम रहती है, बराबर रहती है। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक सीधी स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी जो कि 45 डिग्री के एंगल पर होगी, 45 डिग्री के एंगल पर होगी। अब अगर आई होप कि आपको ग्राफ अच्छे से आता है, नहीं आता तो मेरा देख लो, जाओ 1 नंबर मैंने ग्राफ पढ़ाया है। अगर मैं कहता हूँ कि ग्राफ जो मैंने समझाया है वहाँ पर वो 1 नंबर चीज़ है, क्योंकि उसको भी मैंने बिल्कुल ज़मीन से उठाया था। वो आई लव माई स्टाइल, मतलब वो जो मैंने पढ़ाया है वो गर्व करता हूँ इस बात पर कि मैंने कितना अच्छा पढ़ाया था। ठीक है, तो फ्रिक्शन 45 डिग्री का एंगल बनाया, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि जितना फोर्स का वैल्यू था उतना ही, जैसा कि आपने देखा कि जैसे कि जितना लड़का लगा रहे थे, जितने लड़कों की संख्या आ रही थी 10-10 न्यूटन फोर्स उतना ही ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो रही थी, इसीलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन आपका दिखाई दिया जो कि 45 डिग्री एंगल पर है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है जब ये मोशन में आ जाता है, जब ये ब्लॉक मूव करने लगता है, यानी स्लिपिंग होने लगती है, तब इसकी वैल्यू है थोड़ी डिप के साथ एक कांस्टेंट हो जाता है, तब इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। क्या आपको ये बात समझ में आई, जो कि फील्ड से भी दिखाई देता है कि जब 6-7 लड़के उस टायर को खींचने लगे तो वो एक कांस्टेंट, तो वो टायर मूव करने लगा और उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, जो कि इस ग्राफ में भी दिखाया जा रहा है। इससे एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई दी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा ओके, तो इस प्रकार का हमें ग्राफ दिखाई देता है। अब थोड़ी कॉमन बात कर लेते हैं कि ये जो F0 पर हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम रही होती है, इसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये
मटेरियल पर निर्भर करता है, रफनेस पर निर्भर करता है, किसी की सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। मतलब बहुत सारे लोग खींचने, मतलब अगर यही जो एक्सपेरिमेंट मैंने ग्राउंड पर देखा था, मिट्टी थी, मतलब मिट्टी है ना वहाँ पे, अगर यही मैं किसी फर्श पर देखता तो शायद 2 ही लड़के उस लड़के को खींच लेते, उस टायर को 2 ही लड़के खींच लेते। सरफेस पर डिपेंड करता है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू वहाँ पर कम होती, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि मिट्टी थी, यहाँ पर घर्षण ज़्यादा था, फ्रिक्शन ज़्यादा था। अच्छा, अब जो 0 से F0 तक जो भी फोर्स लगाया है और जो भी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें मिली है, यानी कि जब तक ब्लॉक रेस्ट पर रहता है, इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, अरे मैं गलत लग गया, चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत अभी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब मूवमेंट कर रहा होता है, जब दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रही होती है, उस दौरान जो कांस्टेंट फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, नाम से भी पता चला, काइनेटिक मतलब मूवमेंट और स्टैटिक मतलब रुका हुआ है। जब रेस्ट पर है तब जो फोर्स लग रहा है, जो कि एक एडजस्टिंग फोर्स है, जो कि हम लोगों ने फील से समझा, वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब मूव कर रहा है, तब जो एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि 2 टाइप के फोर्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा है, इनके बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे, लेकिन ये जो डिप आया है इसको थोड़ा समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन अब से सबसे पहले हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन की बारे में तो अभी चर्चा करी नहीं। तो फ्रिक्शन, मैंने क्या लिख रहा है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, बल्कि सरफेस से रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बहुत बढ़िया बात, इसको समझते हैं। अभी तक जितना भी आपने समझा, जितना भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, टायर वाला एग्जाम्पल दिया, आपको लगा होगा कि यार फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करता है। मतलब अगर कोई चीज मूव करना चाहती है तो फ्रिक्शन कहता मूव मत कर। मैं तुझे, जैसे कि लड़के कोशिश कर रहे थे कि टायर मूव करे, लेकिन टायर मूव नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि फ्रिक्शन उसे रोक रहा था। यानी कि फ्रिक्शन चाहता है कि मोशन ना हो, यानी कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। ये तो बात सही है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। मैं डेफिनेशन बता दूं, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। अच्छा, ये आपने थोड़ा फील किया होगा, फ्रिक्शन है मोशन को अपोज करता है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको मैं एक एग्जाम्पल कैसे दूं, 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट में आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। ओके, ओके दोस्तों, ये एक सरफेस है। मैं किताब को मैंने सरफेस मान लिया। ये फोन एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, मतलब एक कैप है। ठीक है, ओके। अब ये जो है, अब मैं इस फोन को, यानी इस ब्लॉक को स्लिप कराऊं, मतलब खिसकाऊंगा। इस ब्लॉक को मैंने खिसकाया। अब आप देख सकते हैं कैप भी इसके साथ खिसक रहा है, इस कैप भी इसके साथ खिसक रहा है। कैप कैसे खिसक रहा है? कैप पर तो मैंने फोर्स लगाया ही नहीं, मैंने तो फोन को खिसकाया। कैप कैसे खिसक रहा है? कैप कैसे खिसक रहा है? कैप को कौन खिसका रहा है? थोड़ा समझते हैं। देखो दोस्तों, कैप कैसे खिसक सकता है? कैप पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। देखो, मैंने जो अभी करके दिखाया, मैं यहां पर बताता हूं। ये रही अपनी जो सरफेस थी, मैंने बुक ली थी यहां पर, और ये फोन था, ब्लॉक नंबर ए मान लेता हूं, और बी कैप। मैंने फोर्स लगाया एफ पर, जो कि आपको दिखा था, और एफ मूव कर रहा था। मैंने बी पर तो फोर्स लगाया नहीं, बी भी साथ साथ मूव कर रहा था। फिर से करके दिखा देता हूं, मार्कर रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो फोन को खींच रहा हूं ना, मार्कर क्यों आ रहा है? मार्कर तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा हूं मैं। बी आगे क्यों बढ़ रहा है? अगर हम लोग बी का एफ बी डी बनाएं, तो बी पर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। लेकिन ये एक सरफेस से कांटेक्ट पर है, तो सरफेस ही इसके ऊपर एक आगे की तरफ फोर्स लगा रही होगी, इसके कारण ये मूव कर रहा होगा। ये तो बात बिल्कुल सही है भैया, कुछ तो सरफेस ही फोर्स लगा रही, तभी तो ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट पे। तो सरफेस कौन सा फोर्स लगाती है? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही तो मार्कर का कैप मूव कर रहा था, यानी फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट हुआ। और आप ये सोचे बैठे थे कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। दोस्तों, फ्रिक्शन केवल मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन कभी मोशन का अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्या करता है? फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अच्छा, अभी, अरे यार मैं डेफिनेशन बता गया फोन चक्कर में, अभी मैं समझाने वाला था। तो आपने देखा, चलो फिर से करता हूं। आपने देखा कि, तो दोस्तों मैं बता रहा था
क्योंकि फ़ोन के कारण मेरा समय बर्बाद हुआ और मैं 1-2 घंटे बाद यहाँ पर फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि जो फ्रिक्शन है कभी मोशन को अपोज नहीं करता है, मोशन कभी कभी मोशन में मदद भी करता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको बुक और फ़ोन और पेन मार्कर के कवर वाला। अब तो फ्रिक्शन करता क्या है, फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि अगर ये मेरी एक बुक है, ये मेरी एक बुक है, ठीक है, ये मेरी बुक है, इस पर ये मार्कर रखा है, ओके, इस पर मार्कर रखा है। अगर मैं इसको खिसकाना चाहूँ तो इसकी सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है ये क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, ये विरोध कर रहा है मोशन, ये चाहता है कि मोशन ना हो, तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो अपोज कर रहा है। तो हमेशा जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करता है। ये बुक के रिस्पेक्ट में बुक चाहती है, बुक का जो फ्रिक्शन वो चाहता है कि ये स्लिप ना करे, तो स्लिपिंग का अपोज करता है फ्रिक्शन, स्लिपिंग का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता है, वो स्लिप नहीं होने देना चाहता। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर प्लस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी ऑफ बी मतलब बी ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बताओ कि बी के द्वारा ए पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स जो कि यहाँ पर स्टैटिक होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए वाया बी किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन। ये अलग बात है, ये मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन फ्रिक्शन की क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन फ्रिक्शन की क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अगर आप ये सरफेस है, इस ब्लॉक को अगर इस डायरेक्शन में खींचोगे, इस डायरेक्शन में मूव कराओगे, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। रिलेटिव वेलोसिटी की सरफेस के रिलेटिव में जो वेलोसिटी हो रही है, सरफेस के रिस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो आपको समझ आ गया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है। और फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अलोंग द सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अलोंग सरफेस, जो कांटेक्ट सरफेस है उसके अलोंग ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है। मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, अगर इस पर मैं एक ब्लॉक रख दूंगा, ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है इसके mg sin थीटा के कारण, अगर आपको कंपोनेंट पता होगी, अगर थीटा है तो अगर इसका मास m है तो ये mg लगता है, एक कंपोनेंट इधर आता है, इसके कारण अगर mg cos थीटा इसका फोर्स के कारण ये नीचे आ रहा है या फिर रुका हुआ है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ है, इसकी कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, इसके अलोंग एक फोर्स लगता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, दो प्रकार के फ्रिक्शंस होते हैं, ये मैं बात कर चुका हूँ। एक बात और कर लेते हैं, आपने यहाँ देखा होगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है Fs, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बड़ी होती है किससे, Fk से, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ी होती है। जनरली कहीं कहीं ऐसा केस आता है कि नहीं हो कि म्यू के, और मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ग्राफ से दिख रहा है कि जो इसकी Fs की मैक्सिमम वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ी है। काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ी है, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये डिप जो आता है ग्राफ में ये क्यों आता है। तो हाँ, उसका रीजन है माइक्रोस्कोपिक रीजन फॉर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों होता है, जैसे ये कुछ जरूरी नहीं है, कुछ लोग पूछ देते हैं कि ग्राफ में भाई साहब वो डिप क्यों आया है वो भी बता दो, वो क्यों छोड़ रहे हो, सब कुछ तो बता ही रहे हो, तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स इसका हमें लगता है कोई नीला नीला नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों को ग्राफ कुछ ऐसा दिखा था, ये फोर्स था और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स का लाइन था, और ग्राफ कुछ ऐसा हमें नजर आया था और डिप आया था, फिर ऐसा काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया था। ये डिप क्यों आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ी सी बड़ी होती है। इसका कारण क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जब दो, जैसे कि ये ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है यहाँ पर, ये सरफेस है, इसके कांटेक्ट में है, ठीक है, और ये रेस्ट पर है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में है। अब अगर मैं इसकी जो सरफेस, कांटेक्ट सरफेस को जूम करूं, हजारों करोड़ों गुना जूम करूं, तो हमें कुछ इस प्रकार का इरेगुलरिटी दिखाई देती है, ये इस प्रकार की। अच्छा, इस प्रकार की हमें दिखाई देती है। तो जब ब्लॉक रेस्ट पर होता है तो इनके अंदर एक बॉन्ड भी बन जाता है, इसके अंदर एक छोटा सा, मतलब कह सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वीक बॉन्ड इस तरह से बन जाते हैं जब रेस्ट पर होते हैं दोनों ब्लॉक, या कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है दोनों ब्लॉक में जब रेस्ट पर होते हैं।
तो इस पर हम लोग जब फोर्स लगाते हैं ऊपर वाले ब्लॉक पर, जैसे मैंने फोर्स लगाया, तो अब इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, उस कोल्ड वेल्डिंग को भी तोड़ना पड़ेगा और जो खुरदरापन है, जो इरेगुलरिटी है, उससे भी डील करना पड़ेगा। इसीलिए इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होगा, स्टैटिक होगा। तो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम कब होगा, जब वो इरेगुलरिटी यानी जो खुरदरापन है उससे डील करेगा और जो कोल्ड वेल्डिंग है उससे भी डील करेगा। इस फोर्स को एफएस मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि इसे कोल्ड वेल्डिंग से भी डील करना पड़ता है और इरेगुलरिटी से भी डील करना पड़ता है। वहीं अगर मान लीजिए ये ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, मूव है, रिलेटिव मोशन हो रहा है सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। अब इसको हम लोग जूम करें, जब हम लोग इसको जूम करेंगे तो सीन क्या होगा कि ये चीज़ है, ऊपर वाला तो मूव कर रहा है नीचे के रिस्पेक्ट में, तो इरेगुलरिटी तो है पर इनके बीच में कोल्ड वेल्डिंग नहीं है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसे सिर्फ डील करना है किससे, जो इरेगुलरिटी है, जो सरफेस में खुरदरापन है, उससे डील करना है, कोल्ड वेल्डिंग से डील नहीं करना है। इसीलिए जो एफ एस मैक्स की वैल्यू है बड़ी होती है किससे, एफ के से, काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी बड़ी होती है, कहीं कहीं बराबर भी होती है, ठीक है, बड़ी होती है, बहुत बहुत आइडियल कंडीशन में बराबर भी हो सकती है। अच्छा, अब बहुत सारे सवाल इसमें आते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया जाए सरफेस को, तो अब वो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले, मैं इतना जल्दी क्यों भाग रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखने वाले हैं दोस्तों। आई होप कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आएंगी, फ्रिक्शन फोर्स के बेसिक आपको क्लियर हुए होंगे। तो यही मेरा उद्देश्य था कि आपके बेसिक क्लियर हो। बाय बाय दोस्तों।